हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएससीबी मोड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बिहार बोर्ड के लिए 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि ये साइंस का वीडियो है, साइंस का पार्ट 3 है और इससे पहले साइंस का जो है पार्ट 2 तक का वीडियो जो है इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप चाहे तो वो वीडियोज़ में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने जो है लगभग 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th में जो है मेरा क्वेश्चन लड़ा था, बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा था, तो इसमें संभावना भी ज़्यादा बनता है आपके 10th वाले एग्ज़ाम में कि ज़्यादा प्रश्न टकराए। ठीक है, तो आप इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अगले एग्जाम के लिए भी वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। जैसे आपका क्लास 11th हो गया, 12th हो गया, उसके लिए भी जो है इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है, या बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसका भी मैं अपडेट देता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा होंगे, संभावना भी क्वेश्चन टकराने की ज़्यादा होंगे, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें, याद करें और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चन में आपका जो है कितना का जवाब सही आता है और कितना का जवाब गलत आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला आपका प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, जैसे हाइड्रोजन बम का भी पूछे तो नाभिकीय संलयन पर करेंगे और नाभिकीय विखंडन परमाणु बम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दर्पण का सूत्र क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये आपका यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, ये आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टिंडल प्रभाव जो देखा जा सकता है आपका जंगल में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारा जो टिमटिमाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो अपवर्तन पर आधारित है। याद रखिएगा, अपवर्तन पर। अपवर्तन से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम अगर बाल्टी में पानी रखा हुआ है, पानी में अगर एक रॉड डाल दिया जाए, वो टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन का जो है वो रीजन अपवर्तन का नियम पर काम करता है वो। और या जो मछली ऊपर दिखाई देना अपने स्तर से, तो वो भी आपका अपवर्तन पर कार्य करता है। सिक्का डूबा हुआ पानी में रहता है, वो ऊपर दिखाई देता है, वास्तविक से अलग दिखाई दे, तो वो अपवर्तन बेसिकली कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है, यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। उसका 6वां नंबर प्रश्न है कि किसी बल्ब से 1 मिनट तक 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान जो है वो 2 एम्पियर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव और ऋण यानी नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? मतलब कौन ऐसा डिवाइस है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुंडली में प्लस और माइनस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ कुंडली ऐसे बनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका जो है आंसर बताया था, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय करंट कितना होता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बहुत अधिक हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, या 3 एम्पियर या 4 एम्पियर, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की जो खोज है वो आपका फैराड ने किया था। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो वो होता है उसके किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस के इसके किनारा जो होता है उसमें जो है किनारा पर पतला रहता है और बीच में जो है मोटा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो m बराबर v/u होता है, याद रखिएगा, आवर्धन बराबर। ठीक, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच में जो संबंध है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो होता है आपका
एफ बराबर r/2 होता है, त्रिज्या के आधा हो जाता है, तो एफ बराबर r/2 यानी इसको अगर 2 को इधर भेज दे तो 2f बराबर आपका r हो जाएगा, यानी r बराबर 2f। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र में क्या होता है कि उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र में मतलब हमारे आंख में जो इमेज बनता है वो किस भाग पर बनता है, तो वो बनता है आपके रेटिना पर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है वो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमबीबीआई इसको टिक आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है आपका नाभिकीय ऊर्जा, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब है बायोगैस का ही उदाहरण है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है आपका कोयला है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का। लकड़ी, गोबर गैस ये सब नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। इथेनोइक एसिड को जो है हम बेसिकली कहते क्या है, तो इथेनोइक एसिड को जो है एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। संगीत के कितने सुर होते हैं, तो वो होते हैं 7, ठीक है। सातों सुर नहीं बोला जाता है कि सातों सुर इसका बिखरा हुआ है, मतलब 7 सुर होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति क्या हो जाती है, तो वो धीमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है केमिस्ट्री से कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन, यहाँ पर जो है आपका रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में देख सकते हैं 2Cu + O2 और प्रोडक्ट में आपका 2CuO, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो वो श्वेत होता है, मतलब वाइट होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समीकरण, यहाँ पर इक्वेशन आप देख सकते हैं CaCO3, ठीक है। यहाँ पर से आपका प्रोडक्ट बनता है CaO, ठीक है, और प्लस CO2। ये किस प्रकार का समीकरण है, आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का समीकरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वियोजन मतलब जो है आपका समीकरण है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो वो होता है Fe3O4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच जो है कार्य करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमबीबीआई प्रश्न है, ठीक है। हमारे शरीर में pH का प्रास आपसे पूछा जाता है, तो वो 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। अब बताइएगा, आप जानिएगा कि कैसे होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड होती है वो क्षार होता है। जैसे जानते हैं ना कि हमारा ब्लड जो है वो क्षारक होता है, हमारा जो खून है, रक्त है, वो क्षारक होता है। और क्षारक का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा ही होता है। क्षारक का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा और 7 से कम pH वैल्यू है तो वो आपका क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। और बीच में है तो वो न्यूट्रल, उदासीन हो जाता है। तो 7 से ज़्यादा क्षारक। अब देखिए 7 से ज़्यादा वाला कोई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 6.0 से 6.8 तक, और यहाँ पर देख सकते हैं 5.1 से 5.8 तक, और यहाँ पर जो है 2.1 से 3.8 तक, और 7.0 से 7.8 तक। यानी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारक होता है, अल्केलाइन होती है। एसिड जो है 7 से कम होती है ना, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमबीबीआई प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। इसमें से कौन है जो आयनिक यौगिक है, CaCl2 है, पहले भी मैंने बताया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, वो है गोल्ड। ये एमबीबीआई प्रश्न है, ठीक है ना। मैंने बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मॉडल जो भी मैं पार्ट ला रहा हूँ उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब जो है ऑक्सीजन से, ये इसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है आपका गोल्ड, ठीक है ना। तांबा जैसे कि ग्रीन हो जाता है शायद।
ऑक्सीजन से संयोग करके। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना जो है व्यक्त किया जाता है तो वो किस में किया जाता है, तो 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना जो होता है, प्योर गोल्ड जो है वो आपका 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 75% सोना कितना कैरेट का हो जाएगा, इसको आप 100% बनाकर आप जो इसको घटा कर आप जो निकाल लीजिएगा तो आपका जो है 75% आ जाएगा कि कितना कैरेट, 75% सोना कितना कैरेट का हो जाएगा। तो इसको आप 100% बना दीजिएगा तो इसका हाफ कर दीजिएगा तो 12 और प्लस इसका हाफ कर दीजिएगा तो 25 और तो 6 यानी 75% जो है वो 18 कैरेट का सोना हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक ये MBBI प्रश्न है कि वायुमंडल में, ये देखिए हमेशा आपका क्वेश्चन ये काम आता है, ठीक है ना। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति जो होती है 0.03% होती है, 0.03%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि सल्फ्यूरिक एसिड का अनुसूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ना वो CHO होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है आपका COOH होता है, COOH, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। CHO जो है आपका CO जो है कीटोन का होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। जैसे ओजोन को हम क्या से डिनोट करते हैं, O3 से ना, ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं, तो ओजोन का O3 यानी 3 जो है इसमें परमाणु संख्या है इसका, यानी ऑप्शन से ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है ना, ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है ओजोन में, ठीक है। बात समझिएगा कि ओजोन में यहाँ पर ऑक्सीजन का पूछता है तो अब ओजोन में पूछ रहा है तो ऑक्सीजन को काउंट करेंगे कितना बार है, तो 3 बार था ना, O3 में आपका 3 बार है ओजोन में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझिएगा। अब देखिए कि ओजोन को जो है ह्रास कौन पहुंचाता है, तो CFC पहुंचाता है, CFC, यानी CFC कहने का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन को ह्रास कर रहा है, क्षति करता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको समझना चाहिए कि आवर्त सारणी के कितने आवर्त बोले या क्षैतिज पंक्तियां आपसे पूछा जाए तो दोनों के लिए आपका जो है एक ही जवाब आपको देना होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्षैतिज पंक्तियां जो होती है वो 7 होती है, शायद इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें 8 भी शायद होता है, थोड़ा सा डाउट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है, नर युग्मक तथा मादा, करेक्ट है, साथ ही होगा इसका, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है संयोजन से, यहाँ पर आपका ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है जाइगोट। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना जो है वो आपका जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, ये MBBI प्रश्न है, ठीक है। इसको MBBI में टिक आउट करेंगे तो वो है सर्प, ठीक है ना, उसके यानी स्नैक। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, MBBI प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो वो है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग, जब आपके ब्लड में जो है आयरन की कमी होगा तो एनीमिया रोग होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो वो है मृतजीवी विधि, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन जो है वो हार्मोन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है, तो मानव में डायलिसिस थैली जो है वो नेफ्रॉन है, MBBI प्रश्न है, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल से आपको जो है बहुत सारा बेनिफिट होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।